राधे राधे आप सभी को। आज हम एडमिसिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? एडमिसिबिलिटी को। एडमिसिबिलिटी क्या होती है? एडमिसिबिलिटी मीन्स कोई भी फैक्ट एडमिसिबल होगा या नहीं। कोई भी फैक्ट एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। और इस चीज को कौन डिसाइड करता है? इस चीज को जज साहब डिसाइड करते हैं, यानी कोर्ट डिसाइड करेगा। ओके, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एडमिसिबिलिटी प्रोवाइड्स प्रोसीजर ऑफ प्रूविंग रेलेवेंट फैक्ट। या फिर हम एडमिसिबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एडमिसिबिलिटी मींस कोर्ट किन फैक्ट्स पर पार्टीज को एविडेंस देने के लिए अलाउ करेगा। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? एडमिसिबिलिटी। और कोर्ट पार्टीज को किसी फैक्ट पर एविडेंस देने के लिए सिर्फ तभी अलाउ करेगा अगर वो फैक्ट रेलेवेंट है। ठीक है भाई, हमने एडमिसिबिलिटी का मतलब क्या पढ़ा कि कोर्ट किन फैक्ट्स पर पार्टीज को एविडेंस देने के लिए अलाउ करेगा, इसको हम एडमिसिबिलिटी कहते हैं। और कोर्ट पार्टीज को किसी फैक्ट पर एविडेंस देने के लिए सिर्फ तभी अलाउ करेगा जब वो फैक्ट रेलेवेंट है। लेकिन फिर भी आप एक बात याद रखना कि बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट तो होते हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट उन फैक्ट्स पर आपको एविडेंस देने के लिए अलाउ नहीं करती। यानी बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट तो होते हैं बट वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इम्प्लाइडली ये कोर्ट पर एक ड्यूटी इंपोज करता है कि उन फैक्ट्स को एविडेंस में अलाउ नहीं किया जाएगा जो ना तो फैक्ट इन इशू है ना ही रेलेवेंट फैक्ट है। ओके, और कोर्ट जो है एडमिसिबिलिटी का क्वेश्चन कहां डिसाइड करती है? सेक्शन 136 में। तो चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सेक्शन 136 और 165 से कनेक्टेड है। ठीक है, किससे कनेक्टेड है? सेक्शन 136 से और 165 प्रोवाइजो 1 से। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करते समय हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत अच्छे से अभी सेट ना बैठे या आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में आइडिया ना मिले, तो वो बिल्कुल जेन्युइन है। उस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस में मत आना, क्योंकि देखो होता क्या है कि जो एविडेंस एक्ट है ना, इसके कुछ स्टार्टिंग के जो सेक्शन है ना, यानी जो बेस है, वो आगे के सेक्शन से ही कनेक्टेड है। और आगे के सेक्शंस को हम ज़्यादा डेप्थ में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हम आगे ही डिस्कस करेंगे। जैसे सेक्शन 136 है तो इसको हम आगे ही डिस्कस करेंगे, इसी तरह सेक्शन 165 है, इसको भी हम आगे ही डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट ना बैठे, तो आपको करना क्या है, अभी इन सभी चीज़ों को, इन सभी फैक्ट्स को जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उनको बहुत अच्छे से सुनना है। ठीक है, समझने पर ध्यान नहीं देना है, केवल सुनने पर ध्यान देना है। जब आप अच्छे से सुनोगे तब ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को आप समझने भी लगोगे। और रही बात इन सेक्शंस की, तो इन सेक्शन को हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सेशन को देखने के बाद आप इन सेक्शन की पर्टिकुलर वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर सेक्शन को अटेंड करने के बाद आप इन दोनों सेक्शन के लेक्चर्स को और देखना। इससे क्या होंगे, इससे यहीं कि यहीं आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, इट इज नीदर सिनोनिम्स नॉर को एक्सटेंसिव। रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी ना तो सिनोनिम्स है ना ही को एक्सटेंसिव है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। पीटी में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी सिनोनिम्स हैं, क्या ये को एक्सटेंसिव है, क्या ये इंटरचेंजेबल टर्म है? तो आंसर इज रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नीदर सिनोनिम्स नॉर को एक्सटेंसिव एंड नॉट इंटरचेंजेबल टर्म। ठीक है, यानी रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी दोनों ही अपने आप में अलग टॉपिक है। हेल्ड इन द केस ऑफ राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 सुप्रीम कोर्ट।
यानी रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी दोनों ही टॉपिक अपने आप में बिल्कुल अलग हैं और ये दोनों टॉपिक आपस में सिमिलर नहीं है। तो आप याद रखना, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नीदर सिनोनिम्स नॉर कोएक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट तो होते हैं बट वो एडमिसिबल नहीं होते। ठीक है, जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन रेलेवेंट तो है पर वो एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसी तरह कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एडमिसिबल तो होते हैं बट वो रेलेवेंट नहीं होते। जैसे क्वेश्चन पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन टू इंपीच द क्रेडिट ऑफ विटनेस। तो ये जो फैक्ट है ये एडमिसिबल तो है पर ये रेलेवेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आप याद रखना, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नीदर सिनोनिम नॉर कोएक्सटेंसिव। आगे इसी को डीपली हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ओके, A fact may be relevant, yet its reception in evidence is prohibited on the ground of public policy or some other ground. That is, facts which are relevant may not be admissible. तो उन्होंने बताया एक फैक्ट रेलेवेंट हो सकता है लेकिन फिर भी पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पर या अदर ग्राउंड पर उसको एविडेंस के तौर पर रिसीव नहीं किया जा सकता। यानी फैक्ट्स जो रेलेवेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो। ठीक है ना, जो फैक्ट्स रेलेवेंट हैं जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हों। एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड लीगल एडवाइजर, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122। तो इनको हम प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं, जो सेक्शन 122 से लेकर 129 तक के प्रोविजन में कवर की गई है। तो ये सारी की सारी जो कम्युनिकेशन होती है ना, ये रेलेवेंट तो हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उस पर्सन को कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल करते हो तो वो एडमिसिबल नहीं होगी। ठीक है, सेक्शन 122 से लेकर 129 में यानी जो प्रिविलेज सेक्शन के प्रोविजंस हैं, ये सब के सब कम्युनिकेशन रेलेवेंट तो हो सकती हैं, लेकिन ये सभी की सभी कम्युनिकेशन एडमिसिबल नहीं होती। एडमिसिबल क्यों नहीं होती? ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी और सम अदर ग्राउंड। ओके, तो आगे जब हम इन सेक्शन को टच करेंगे, सेक्शन 122 को 123 को जब हम इनको रीड करेंगे तब ये सारी चीजें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। ठीक है ना, आगे क्या कहता है जी, ऑल एडमिसिबल फैक्ट्स आर रेलेवेंट लीगली बट ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट एडमिसिबल। यानी सभी एडमिसिबल फैक्ट्स लीगली रेलेवेंट होते हैं बट सभी रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल नहीं होते। एग्जांपल सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26। ठीक है, इसी चीज को हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट मे नॉट बी एडमिसिबल, कि हो सकता है एक फैक्ट रेलेवेंट तो है लेकिन फिर भी वो एडमिसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सारे के सारे जो एडमिसिबल फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट हैं। ओके, सारे के सारे जो एडमिसिबल फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट माने जाएंगे। ये ठीक उसी तरह है कि सारे के सारे लीगली रेलेवेंट फैक्ट लॉजिकली तो रेलेवेंट है लेकिन सारे के सारे लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट लीगली रेलेवेंट नहीं हो सकते। ओके, पर देखो आप एक चीज याद रखना कि सभी एडमिसिबल फैक्ट्स लीगली रेलेवेंट होते हैं, इसका एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन सा है जी? सेक्शन 155। ठीक है, आगे जब हम सेक्शन 5 डिस्कस करेंगे तब हम इस चीज को वहां देखेंगे। ओके, और मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कि ये चीजें अभी आपके माइंड में क्लियर ना हो रही हो, तो लेट इट बी, जब हम आगे इन सेक्शन को टच करेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। ऑल एडमिसिबल एविडेंस इज यूजुअली रेलेवेंट बट ऑल रेलेवेंट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। रेलेवेंसी सेक्शन 6 से 55 मीन्स व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बिफोर अ कोर्ट। तो क्या कहा जी इन्होंने कि सभी एडमिसिबल एविडेंस यूजुअली रेलेवेंट होते हैं बट सभी रेलेवेंट एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती। ओके, रेलेवेंसी सेक्शन 6 से 55 का मतलब कोर्ट के आगे किन फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा। रेलेवेंसी मीन्स रेलेवेंसी यानी सेक्शन 6 से 55। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोर्ट के आगे किन फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा, व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बिफोर अ कोर्ट। The admissibility section 56 onwards
is the means and the method of proving the relevant facts. Relevancy is the genus of which admissibility is a species. तो आगे इन्होंने admissibility को डिफाइन किया है. Admissibility क्या है? Admissibility सेक्शन 56 ऑनवर्ड से स्टार्ट है और admissibility relevant fact को प्रूव करने का मीन्स और मेथड्स है. ठीक है, यानी किस तरीके से रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जाएगा या रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने का क्या मेथड होगा, इससे एडमिसिबिलिटी डील करती है. रेलेवेंसी इज द जीनस ऑफ विच एडमिसिबिलिटी इज अ स्पीसीज. रेलेवेंसी क्या है? जीनस है और एडमिसिबिलिटी क्या है? इसकी स्पीसीज है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी. ओके, यानी जैसे सपोज करके चलिए ये सब क्या है? रेलेवेंसी. और वी कैन से जीनस. और ये क्या है? एडमिसिबिलिटी. वी कैन से स्पीसीज. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सारे के सारे एडमिसिबल फैक्ट्स वो रेलेवेंट तो हैं, लेकिन सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट एडमिसिबल हों ये चीज जरूरी नहीं है. ओके, तो डायग्राम थोड़ा सा बड़ा करके आप बना लेना. ओके, आगे देखते हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी. इन द इंडियन एविडेंस एक्ट द क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी हैज बीन डेल्ट विद अंडर सेक्शन 5 to 55 एंड दैट ऑफ एडमिसिबिलिटी अंडर सेक्शन 56 एंड ऑनवर्ड्स. तो इन्होंने डिफरेंस बताया रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच में. इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंसी के जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 5 से 55 में डील किए हुए हैं. ठीक है, कोई चीज रेलेवेंट है या नहीं है ये हमें कैसे पता पड़ेगी कि अगर कोई चीज सेक्शन 5 से लेकर 55 में फॉल कर रही है तो वो रेलेवेंट मानी जाएगी. और जो एडमिसिबिलिटी के सेक्शन है वो कहां से स्टार्ट है? सेक्शन 56 से स्टार्ट है. द रूल्स ऑफ रेलेवेंसी डिक्लेयर सर्टेन फैक्ट्स रेलेवेंट. रूल्स ऑफ एडमिसिबिलिटी ले डाउन एज टू वेदर अ सर्टेन फॉर्म ऑफ एविडेंस अबाउट रेलेवेंट फैक्ट मे बी अलाउड और एक्सक्लूडेड. यानी रेलेवेंसी के जो रूल्स हैं वो सर्टेन फैक्ट्स को रेलेवेंट डिक्लेयर करते हैं और रूल्स ऑफ एडमिसिबिलिटी क्या ले डाउन करता है कि रेलेवेंट फैक्ट पर सर्टेन एविडेंस को अलाउ किया जाएगा या डिसअलाउ किया जाएगा. रेलेवेंसी मीन्स व्हाट फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बिफोर अ कोर्ट. रेलेवेंसी मीन्स कि कोर्ट के आगे किन फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा. द फैक्ट्स दैट आर अलाउड टू बी प्रूव्ड अंडर एविडेंस एक्ट आर कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट्स. एविडेंस एक्ट के अंदर जिन फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए अलाउ किया जाएगा उन्हें हम रेलेवेंट फैक्ट्स कहते हैं. Thus, under the Indian Evidence Act, the terms relevant or the facts that may be proved are synonyms. तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट में relevant और the facts that may be proved ये दोनों टर्म क्या हैं? आपस में synonyms. Okay? The admissibility is the means and methods of proving the relevant facts. Admissibility क्या है? कि किस तरीके से रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जाएगा, क्या मीन्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे. द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस वुड मीन एज टू वेदर द पार्टी इज अलाउड टू गिव एविडेंस अपॉन अ पर्टिकुलर फैक्ट, whereas admissibility of fact would mean as to whether a particular fact would be taken into consideration by the court in deciding the case. तो इन्होंने क्या बताया? एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस मीन्स कि क्या पार्टी को एक पर्टिकुलर फैक्ट पर एविडेंस देने के लिए अलाउ किया जाएगा, जबकि एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट मीन्स कि केस को डिसाइड करते समय क्या कोर्ट पर्टिकुलर फैक्ट को कंसीडर करेगी. ठीक है, तो ये मतलब होता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस और एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट का. अब एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी के ऊपर एक केस है, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 सुप्रीम कोर्ट. ये केस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी को लेकर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस को जरूर मेंशन करके आइएगा. तो इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि ऑल एडमिसिबल एविडेंस आर यूजुअली रेलेवेंट बट ऑल रेलेवेंट एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल. ठीक है, वही बात कोर्ट ने हेल्ड करी कि सभी एडमिसिबल एविडेंस यूजुअली रेलेवेंट होते हैं बट सभी रेलेवेंट एविडेंस एडमिसिबल नहीं होते. अब डिस्टिंक्शन देख लेते हैं जी रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच में. रेलेवेंसी इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी. जो रेलेवेंसी है वो किस पर बेस्ड है? लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पे. जबकि जो एडमिसिबिलिटी है,
एडमिसिबिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ। यानी एडमिसिबिलिटी लॉजिक पर बेस्ड नहीं है बल्कि स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द रूल्स ऑफ रेलेवेंसी आर डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 5 से 55 ऑफ एविडेंस एक्ट। जो रेलेवेंसी के रूल्स हैं वो सेक्शन 5 से 55 में डिस्क्राइब किए हुए हैं। वेयर द रूल्स ऑफ एडमिसिबिलिटी आर नॉट डिस्क्राइब अंडर सेक्शन 5 to 55, जबकि एडमिसिबिलिटी के रूल्स 5 से 55 में नहीं बताए गए हैं। तो कहां बताए गए हैं, सेक्शन 56 ऑनवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द रूल्स ऑफ रेलेवेंसी डिक्लेयर व्हाट इज रेलेवेंट टू बी प्रूव्ड। जो रूल्स ऑफ रेलेवेंसी है वो क्या डिक्लेयर करता है कि जो रेलेवेंट है उसे प्रूव किया जाएगा। Whereas the rule of admissibility means that the court can permit the evidence to be given of a fact only if it is relevant. जबकि जो रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी है इसका क्या मतलब होता है कि कोर्ट ये रिक्वायर कर सकती है या कोर्ट ये मांग कर सकती है कि किसी फैक्ट का एविडेंस केवल तभी दिया जाएगा अगर वो रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अंडर एविडेंस एक्ट 1872 द रूल्स ऑफ रेलेवेंसी मींस रेलेवेंट एविडेंस, दे मे बी एडमिसिबल और नॉट। एविडेंस एक्ट में रूल्स ऑफ रेलेवेंसी मींस रेलेवेंट एविडेंस, ये एडमिसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। Whereas admissibility is the means and method to prove the relevant fact and to keep the evidence limited to the relevant fact. जबकि एडमिसिबिलिटी रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने का मींस और मेथड्स है और ये क्या करता है, एविडेंस को रेलेवेंट फैक्ट तक ही कन्फाइन रखता है। द फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट आर नॉट नेसेसरली एडमिसिबल। जो फैक्ट्स रेलेवेंट है जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हों, बट द फैक्ट्स विच आर एडमिसिबल आर नेसेसरली रेलेवेंट। परंतु जो फैक्ट्स एडमिसिबल हैं वो रेलेवेंट होते ही हैं। ओके, तो ये कुछ डिस्टिंक्शन है रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी के बीच में। मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पांचों पॉइंट आपको अच्छे से करके जाने हैं। कई बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस चीज को अच्छे से देख लेना एक बार। ओके, अब चलिए हम सेक्शन 5 को डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 5 lays down that in any suit or proceeding, evidence may be given of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are declared to be relevant under section 6 to 55, both inclusive and of no others. तो देखो क्या बताया सेक्शन 5 ने। सेक्शन 5 स्टेट्स कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में एविडेंस या तो फैक्ट इन इश्यू के एग्जिस्टेंस का या नॉन एग्जिस्टेंस का दिया जाएगा, या फिर केवल उन्हीं फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का दिया जाएगा जिन्हें सेक्शन 6 से 55 में रेलेवेंट डिक्लेयर किया हुआ है। यानी किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में एविडेंस या तो फैक्ट इन इश्यू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का दिया जाएगा, या फिर रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का दिया जाएगा। ओके, in any suit or proceeding evidence may be given, क्या वर्ड दे रखा है, may, of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are declared to be relevant under section 6 to 55 both inclusive। इसका मतलब relevant facts and of no others। and of no other means कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के अलावा किसी भी अदर फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना आप यहां पर कि बेशक से हमने यहां पर 6 to 55 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेशक से आपको एडिशनल बुक्स में 6 to 55 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम इसको कैसे रीड करेंगे, सेक्शन 5 से 55। The section makes it clear also that no evidence can be given of a fact which is neither fact in issue nor is relevant under any of the section 6 to 55। तो वही बात है कि ये सेक्शन एक और बात डिक्लेयर करता है कि अगर कोई फैक्ट या तो फैक्ट इन इश्यू नहीं है या फिर रेलेवेंट फैक्ट नहीं है तो उसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा। और ये चीज किससे क्लियर हुई थी, एंड ऑफ नो अदर्स से। ठीक है ना। तो सेक्शन 5 में जो वर्ड यूज किया हुआ है कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में जो एविडेंस है, तो यहां पर एविडेंस का मतलब क्या है जी,
एविडेंस मीन्स बोथ ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओके। अच्छा, वर्ड मे कैसे सजेस्ट करता है? ये जो मे वर्ड है, मे बी गिवन, ये क्या सजेस्ट करता है? वर्ड में सजेस्ट कि एविडेंस देना या ना देना ये पार्टी की चॉइस है। ठीक है, एविडेंस देना या ना देना ये पार्टी की चॉइस है। और बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो रेलेवेंट है बट उन फैक्ट्स पर एविडेंस नहीं दिया जा सकता, जैसे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन, सेक्शन 122। तो देखो, ये जो वर्ड में है ना, ये 3-4 चीजों को सजेस्ट करता है। देख लेते हैं हम इनको एक बार। नंबर 1 कि एविडेंस देना या ना देना ये पार्टी की चॉइस है। एविडेंस देना या नहीं देना ये पार्टी की चॉइस है। सेकंड, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो रेलेवेंट तो हैं बट उन फैक्ट्स पर एविडेंस नहीं दिया जा सकता, जैसे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन, सेक्शन 122। थर्ड, सेक्शन 56 और 57 के अकॉर्डिंग उन फैक्ट्स का एविडेंस नहीं दिया जाएगा जो जुडिशियली नोटिसेबल है। सेक्शन 56 और 57 के अकॉर्डिंग उन फैक्ट्स का एविडेंस नहीं दिया जाएगा जो जुडिशियली नोटिसेबल है। इसी तरह सेक्शन 58 के अकॉर्डिंग उन फैक्ट्स का एविडेंस देने की कोई जरूरत नहीं है जिसे अपोजिट पार्टी ने एडमिट कर लिया है। एज पर सेक्शन 58 उन फैक्ट्स का एविडेंस देने की कोई जरूरत नहीं है जिसे अपोजिट पार्टी ने एडमिट कर लिया है ना। तो देखो, इन सब बातों से क्या क्लियर होता है कि हम केवल फैक्ट इन इशू या फिर लीगली रेलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दे सकते हैं। ओके, आगे जब हम सेक्शन 122, सेक्शन 56, 57, 58 डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। एंड ऑफ नो अदर्स, दिस सेक्शन एक्सक्लूड्स एवरीथिंग विच इज नॉट डिक्लेयर्ड रेलेवेंट अंडर एनी ऑफ द सेक्शंस 6 to 55। यानी ये सेक्शन हर उस चीज को एक्सक्लूड करता है जिसे सेक्शन 6 से 55 में रेलेवेंट डिक्लेयर नहीं किया गया। ऑल एविडेंस स्टैंडर्ड मस्ट बी शोन टू बी एडमिसिबल अंडर सम ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द चैप्टर। सभी एविडेंस जो प्रोड्यूस किए गए हैं उन्हें एविडेंस एक्ट के इस चैप्टर के फॉलोइंग सेक्शन में एडमिसिबल दिखाना होगा। A party trying to adduce a particular evidence has to show that the evidence desired to be adduced is relevant under one or more of the sections 6 to 55। एक पार्टी जो एक पर्टिकुलर एविडेंस देना चाह रही है उसे यह दिखाना होगा कि जो एविडेंस वो प्रोड्यूस करना चाह रही है वो सेक्शन 6 से 55 में रेलेवेंट। These words impose a duty on the court to exclude irrelevant evidence। ये जो वर्ड्स हैं कौन से? एंड ऑफ नो अदर्स। ये क्या कर रहे हैं? ये कोर्ट के ऊपर एक ड्यूटी इंपोज करते हैं। कौन सी ड्यूटी? इररिलेवेंट एविडेंस को एक्सक्लूड करने की ड्यूटी। ठीक है, यानी अगर कोई एविडेंस इररिलेवेंट है तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उस एविडेंस को एक्सक्लूड करे। सेक्शन 298 ऑफ द सीआरपीसी कोड एक्सप्रेसली कास्ट दिस ड्यूटी ऑन द कोर्ट। सीआरपीसी का सेक्शन 298 एक्सप्रेसली इस ड्यूटी को कोर्ट पर कास्ट करता है। Despite the fact that section clearly states evidence can be given of relevant facts or fact in issue, yet there is an exception to this general rule, that is section 155 of Evidence Act। यानी जो वर्ड्स एंड ऑफ नो अदर्स है ना, ये जो वर्ड्स हैं एंड ऑफ नो अदर्स, इसका एक एक्सेप्शन है। ऑल्दो सेक्शन ने एक्सप्रेसली स्टेट कर दिया कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के अलावा आप कोई और एविडेंस नहीं दे सकते, बावजूद इसके इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन है एंड दैट इज सेक्शन 155। यानी सेक्शन 155 में विटनेस के क्रेडिट को इंपीच करने के लिए कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सेक्शन 155 क्या है? सेक्शन 155 एक्सेप्शन है। किसका? वर्ड्स एंड ऑफ नो अदर्स का। ठीक है, तो वही चीज प्रोवाइड की है उन्होंने यहां पर
evidence can be given under section 155 to impeach the credit of a witness which is neither relevant fact nor fact in issue in suit or proceeding. सेक्शन 155 एक्सेप्शन टू वर्ड्स एंड ऑफ नो अदर्स, या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्ड्स एंड ऑफ नो अदर्स इन सेक्शन 5 हैज टू बी रेड सब्जेक्ट टू सेक्शन 155, कि सेक्शन 5 के वर्ड्स एंड ऑफ नो अदर्स को सेक्शन 155 के सब्जेक्ट टू पढ़ा जाएगा. ओके, अब आगे देखते हैं. एक्सप्लेनेशन. अब इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन है. क्या कहती है एक्सप्लेनेशन? According to section 5, a person has a right to produce evidence in a court of law if that evidence is relevant under any of the section 6 to 55. But the explanation under section 5 lays down that if some provision in civil procedure code disentitles the person to give evidence to a fact, he will not be entitled as of right to adduce that evidence in the court. Thus, despite the fact that the fact involved was a fact in issue or relevant fact, the party concerned will be disallowed to give evidence of that fact. तो क्या बताया जी इन्होंने यहां पर कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग एक पर्सन के पास कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करने का राइट है अगर वो एविडेंस सेक्शन 5 से 55 में रेलेवेंट है या फिर वो फैक्ट इन इशू है. पर सेक्शन 5 में जो एक्सप्लेनेशन है वो ये प्रोवाइड करती है कि अगर सीपीसी के किसी प्रोविजन ने किसी पर्सन को किसी फैक्ट का एविडेंस देने से डिसेंटाइटल किया हुआ है तो अब वो पर्सन कोर्ट में एविडेंस नहीं दे सकता. दस, बेशक से वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट था या फैक्ट इन इशू था जिस पर पार्टी एज ऑफ राइट एविडेंस दे सकती थी, लेकिन फिर भी अगर सीपीसी ने उस कंसर्न पार्टी को उस फैक्ट पर एविडेंस देने से डिसेंटाइटल किया हुआ है तो उस पार्टी को एविडेंस देने से डिसअलाउ कर दिया जाएगा. ओके, तो कंक्लूजन में बस आप एक बात याद रखना कि स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ सीपीसी विल प्रिवेल. ठीक है, सीपीसी के स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल करेंगे. अब आगे देखते हैं रिलायबिलिटी. अब रिलायबिलिटी क्या होती है जी? क्या होती है जी रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी डिपेंडेंट अपॉन कोर्ट डिस्क्रिशन. रिलायबिलिटी कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती है. ऑन फैक्ट यू गिव एविडेंस ऑन विच कोर्ट रिलाई, दैट इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. यानी फैक्ट पर आपने कोई एविडेंस दिया जिस पर कोर्ट ने भरोसा कर लिया या रिलाई कर लिया तो इसी को हम रिलायबिलिटी कहते हैं. ऑन विच रिलाई कोर्ट विल डिक्लेयर देम प्रूव्ड एंड ऑन नॉट कोर्ट विल डिक्लेयर देम डिस्प्रूव्ड. जिस एविडेंस पर कोर्ट ने रिलाई कर लिया कोर्ट उन्हें प्रूव डिक्लेयर कर देगी और जिन पर कोर्ट ने रिलाई नहीं किया कोर्ट उन्हें डिस्प्रूव डिक्लेयर कर देगी. ठीक है. The concept of reliability is about the trustworthiness or dependability of the evidence produced in the court regarding the proof of a particular fact in order to decide the case. यानी रिलायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ट्रस्टवर्दीनेस को लेकर है. दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए जो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए हैं तो केस को डिसाइड करने के लिए क्या कोर्ट उस एविडेंस पर रिलाई करे, क्या कोर्ट उस पर भरोसा करे, इस चीज से रिलायबिलिटी डील करती है. ओके. सेक्शन 136 जज टू डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. सेक्शन 136 पैरा 1 क्या कहता है कि अगर एक पार्टी किसी फैक्ट पर एविडेंस देना चाहती है तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो पार्टी से पूछ सकती है कि जिस फैक्ट को आप प्रूव करना चाह रहे हो अगर ये प्रूव्ड हो जाता है तो ये किस तरीके से इस केस के लिए रेलेवेंट होगा. और अगर पार्टी ये प्रूव कर देती है कि जनाब ये इस मैनर में रेलेवेंट फैक्ट है तो अब जो कोर्ट है वो उन फैक्ट्स की प्रूविंग को अलाउ करने के लिए बाउंड है. और जो सेक्शन 165 है वो किससे डील करता है? जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोटेक्शन. यानी सेक्शन 165 के अकॉर्डिंग जज सच्चाई को पता लगाने के लिए किसी भी पार्टी से कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेज पर पूछ सकता है, फिर चाहे वो क्वेश्चन रिलेवेंट है या इरेलेवेंट है. बट प्रोवाइजो 1 के अकॉर्डिंग जजमेंट किस पर बेस्ड होगा? जजमेंट केवल उन्हीं रेलेवेंट फैक्ट पर बेस्ड होगा जिन्हें कोर्ट में ड्यूली प्रूव किया जा चुका है. Provided that the judgment must be based upon facts
declared by this act to be relevant and duly proved. रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव जैसे कि आपने क्वेरल को प्रूव कर दिया, आपने प्रिपरेशन को प्रूव कर दिया, आपने कंडक्ट को प्रूव कर दिया, इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन को मैं बहुत डेप्थ में नहीं रीड कर रहा, बस मैंने हल्का सा ओवरव्यू दिया है जितना इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि इन दोनों सेक्शन को हमने बहुत अच्छे से अलग अलग वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके इन दोनों सेक्शन की वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और एक बात याद रखना कि सेक्शन 5 को सेक्शन 136 और 165 के साथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों सेक्शन का जो सेक्शन 5 से कनेक्टिंग पार्ट है उनको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ओके। अब आगे देखते हैं। कोर्ट अलाउ यू टू प्रूव ओनली दोज फैक्ट विच फॉल अंडर सेक्शन 5 to 55 because section 5, section 136 and section 165 are guidelines on court. यानी कोर्ट आपको केवल वही फैक्ट प्रूव करने के लिए अलाउ करेगी जो सेक्शन 5 से 55 में फॉल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 5, सेक्शन 136 और सेक्शन 165 कोर्ट के ऊपर एक गाइडलाइंस है, ठीक है। सेक्शन 5, सेक्शन 136, सेक्शन 165 जो है ये तीनों के तीनों सेक्शन जो है ये कोर्ट के ऊपर एक गाइडलाइन है। जैसे सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा कि एविडेंस केवल फैक्ट इन इश्यू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के या रेलेवेंट फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के ही दिए जाएंगे, इसके अलावा किसी भी फैक्ट के एविडेंस नहीं दिए जा सकते, ठीक है। इसी तरह हमने सेक्शन 136 देखा है ना। लाइकवाइज हमने सेक्शन 165 में क्या पढ़ा कि सेक्शन 165 जज को ये पावर दे रहा है कि जज सच्चाई को पता लगाने के लिए किसी भी पार्टी से कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेज पर पूछ सकता है, फिर चाहे वो क्वेश्चन रेलेवेंट हो या इरेलेवेंट हो। लेकिन प्रोवाइजो वन ने क्या कह दिया कि जो जजमेंट है वो किस पर बेस्ड होगा, जजमेंट केवल उन्हीं रेलेवेंट फैक्ट पर बेस्ड होगा जिन्हें ड्यूली प्रूव किया जा चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन 5, 136 और 165 क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर गाइडलाइंस पुट कर रहे हैं कि जिससे कोर्ट जो है इरेलेवेंट एविडेंस को कंसीडर ना कर ले और सच्चाई को पता लगाने के लिए कोर्ट कोई भी पावर यूज कर सकती है। बट फिर भी प्रोवाइजो ने कह दिया कि जो जजमेंट है वो उसी पर बेस्ड होगा जो रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड है, ठीक है। तो कुल मिला के सारी की सारी चीजें कोर्ट के ऊपर एक गाइडलाइन की तरह एक्ट करती है। Implied duty of court which is expressly manifested under section 136. Section 5 only relevant fact in issue read with section 165 first proviso. सेक्शन 5 क्या कहता है कि केवल रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू को ही कोर्ट में एविडेंस के तौर पर दिया जाएगा, और इसको हम सेक्शन 165 के फर्स्ट प्रोवाइजो के साथ में पढ़ेंगे। ऑल सच फैक्ट्स शैल बी ड्यूली प्रूव्ड बाय पार्टीज कंसर्न्ड, then only such fact will be admissible. Therefore, all facts which are irrelevant need not be proved. यानी वो सभी फैक्ट्स कंसर्न पार्टीज के द्वारा ड्यूली प्रूव किए जाएंगे, सिर्फ तभी वो फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। A combined reading of section 5 with section 165 would suggest that the court has to ensure that the facts on which the party seeks to give evidence is a relevant fact. It is a manifestation of this principle which is found in section 136 para 1, wherein the court may require the party to first prove the relevancy of the fact and then allow him to give the evidence. The relevancy of a fact would depend upon whether it has a connection with fact in issue or any other relevant fact in one of the manners provided under section 6 to 55. तो क्या बताया इन्होंने कि सेक्शन 5 और सेक्शन 165 की जो कंबाइंड रीडिंग है वो क्या सजेस्ट करती है कि कोर्ट को ये एंश्योर करना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि जिन फैक्ट्स पर पार्टीज एविडेंस देना चाह रही हैं क्या वो फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ये इस प्रिंसिपल का मैनिफेस्टेशन है जो सेक्शन 136 के पैरा 1 में पाया जाता है, जहां कोर्ट पार्टी को बोल सकती है कि पहले आप फैक्ट की रेलेवेंसी को प्रूव करिए और उसके बाद कोर्ट उसे एविडेंस देने के लिए अलाउ कर सकती है। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट किस पर डिपेंड करता है कि क्या उसका रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू के साथ उस मैनर में कोई कनेक्शन है जो सेक्शन 6 से लेकर 55 में बताया गया है, ठीक है। ये चीजें आपको केवल तभी क्लियर होंगी जब हम आगे के सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 से लेकर 55, सेक्शन 136, सेक्शन 165, जब हम आगे के इन सेक्शन को डिस्कस कर लेंगे तब ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ओके। आगे कहता है जी, कोर्ट विल टेक इनटू अकाउंट ओनली दोज फैक्ट्स व्हिच आर रेलेवेंट प्लस ड्यूली प्रूव्ड
सेक्शन 165 प्रोवाइजो 1। कोर्ट केवल उन्हीं फैक्ट्स को अकाउंट में लेगा जो रेलेवेंट है और ड्यूली प्रूव्ड है, और ये चीज कहां प्रोवाइडेड है? सेक्शन 165 के प्रोवाइजो 1 में। Thus the court will not take any irrelevant fact or even a relevant fact which has not been duly proved to the satisfaction of the court. Thus कोर्ट किसी भी irrelevant fact को कंसिडर नहीं करेगा या उस relevant fact को भी नहीं लेगा जो कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग duly प्रूव नहीं हुआ है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट कहते हैं। ओके, Section 165 Proviso 1 and Section 136 Para 1 Admissibility of Facts. The first proviso to Section 165 Indian Evidence Act clearly lays down the rule that the judgment in a case shall be based upon relevant facts only, and that too upon those relevant facts which are duly proved. This is a statement regarding admissibility of facts, that is, only those facts will be admissible in deciding the case which are relevant and have been duly proved. तो क्या बताया इन्होंने कि सेक्शन 165 का फर्स्ट प्रोवाइजो क्या ले डाउन करता है कि जजमेंट केवल उन्हीं रेलेवेंट फैक्ट पर बेस्ड होगा जो ड्यूली प्रूव्ड किए जा चुके हैं। ये स्टेटमेंट फैक्ट की एडमिसिबिलिटी को लेकर स्टेटमेंट है, यानी केस को डिसाइड करते समय केवल वही फैक्ट्स एडमिसिबल होंगे जो रेलेवेंट है और ड्यूली प्रूव्ड है। ओके, admissibility of evidence. Section 5 expressly declares that evidence may be given of every fact in issue or relevant fact and of no others. This section gives right to parties concerned to give evidence of a relevant fact or fact in issue. तो क्या कहा जी? सेक्शन 5 एक्सप्रेसली क्या ले डाउन करता है कि फैक्ट इन इशू का या रेलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस दिया जा सकता है, एंड ऑफ नो अदर्स। ये सेक्शन कंसर्न पार्टीज को राइट देता है रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू पर एविडेंस देने का। It impliedly imposes a duty upon court not to allow evidence of a fact which is neither a fact in issue nor relevant fact. ठीक है, यानी सेक्शन 5 impliedly कोर्ट के ऊपर ये ड्यूटी इंपोज करता है कि कोर्ट उन फैक्ट का एविडेंस अलाउ नहीं करेगी जो ना तो फैक्ट इन इशू है ना ही रेलेवेंट फैक्ट है। Similar duty is implied under section 165 proviso 1 also, and hence it is for the court to see whenever party proposes to give evidence of fact that fact should be relevant fact or fact in issue. यही सेम ड्यूटी जो है वो सेक्शन 165 के प्रोवाइजो 1 में इंप्लाइड है, और इसलिए इस चीज को कोर्ट देखेगी कि जब भी पार्टी फैक्ट्स का एविडेंस देना चाह रही है वो फैक्ट या तो रेलेवेंट फैक्ट होना चाहिए या फिर फैक्ट इन इशू होना चाहिए। ओके, अब चलिए अब हम एक बार इस टॉपिक को और देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट इलीगली प्रोक्यूर्ड और एविडेंस ऑब्टेन्ड बाय अनडिजायरेबल मेथड्स वेदर एडमिसिबल, यानी अगर किसी डॉक्यूमेंट को इलीगली प्रोक्यूर किया गया है या अगर किसी एविडेंस को अनडिजायरेबल मेथड से ऑब्टेन्ड किया गया है तो क्या वो डॉक्यूमेंट या वो एविडेंस एडमिसिबल है? जैसे सपोज करके चलो आपने किसी डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से प्रोक्यूर किया, जैसे चोरी से, तो अब क्या वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है? चलिए देखते हैं इसको। द रेलेवेंट एविडेंस रिमेन्स रेलेवेंट इवन इफ इट वॉज ऑब्टेन्ड बाय इम्प्रॉपर और अनलॉफुल मीन्स। तो देखो कितनी बड़ी बात इन्होंने यहां बता दी कि रेलेवेंट एविडेंस जो है वो रेलेवेंट ही रहेगा, बेशक से उसे इम्प्रॉपर या अनलॉफुल मीन से ही ऑब्टेन क्यों ना किया गया हो। द टेस्ट टू बी अप्लाइड इन कंसिडरिंग वेदर एविडेंस इज एडमिसिबल इज वेदर इट इज रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू। इफ इट इज एडमिसिबल एंड द कोर्ट इज नॉट कंसर्न्ड विद हाउ इट वाज ऑब्टेन्ड। यानी जो टेस्ट अप्लाई किया जाएगा ये कंसिडर करने के लिए कि क्या एविडेंस एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। तो टेस्ट कौन सा होगा जी? कि क्या वो एविडेंस मैटर इन इश्यू में रेलेवेंट है, और अगर वो रेलेवेंट है तो फिर वो एडमिसिबल है और कोर्ट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कैसे ऑब्टेन किया गया है। दैट मींस इवन इफ द डॉक्यूमेंट इज प्रोक्यूर्ड बाय इम्प्रॉपर और इलीगल मींस देयर इज नो बार टू इट्स एडमिसिबिलिटी if it is relevant and its genuineness is proved. If the evidence is admissible, it does not matter how it has been obtained. यानी बेशक से अगर डॉक्यूमेंट को इम्प्रॉपर मीन से या इलीगल मीन से ही प्रोक्यूर किया गया है तब भी उसकी एडमिसिबिलिटी पर कोई बार नहीं है अगर वो रेलेवेंट है और उसकी जेन्युइननेस प्रूव हो जाती है। तो इसलिए अगर एविडेंस जो है एडमिसिबल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस तरीके से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो देखो ये था हमारा एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट्स को लेकर एक टॉपिक। ओके, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये सेक्शन 5, सेक्शन 136 क्लॉज 1 और सेक्शन 165 प्रोवाइजो 1, ये इन तीनों के साथ में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तीनों की कंबाइंड रीडिंग होती है, तभी हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है ये अभी टॉपिक आपको क्लियर ना हुआ हो, कोई बात नहीं, जब हम आगे के सेक्शन डिस्कस करेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो आप लोग मेरी एक बात सुनिए, अभी तक हो सकता है इस लेक्चर को आपने फोर्सफुली अटेंड किया हो, ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, पर सुनना आपके लिए कंपल्सन रहा हो, क्योंकि जो बेस है वो इसी टॉपिक से है ना। तो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं टॉपिक आपके लिए काफ़ी बोर्डम रहा होगा अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, और कई बार आपका जो है कंसंट्रेशन भी बिगड़ा होगा। पर अब आप एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, अब तक आपने जितना भी जैसे भी सुना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो भी हम चीज़ें अगले 10 मिनट में डिस्कस करने जा रहे हैं उनको आप प्लीज़ बहुत अटेंटिवली होकर सुनना। ओके, डायग्रामेटिक वे से हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। कोई बात नहीं, अब तक समझ में नहीं आया बिल्कुल परेशान मत होइए, बस प्लीज़ आगे के 10 मिनट आप बहुत अच्छे से सुनिएगा इस वीडियो को, ठीक है ना। आगे के 10 मिनट में आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट एडमिसिबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलेवेंसी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। ओके, अब चलिए, अब हम एक काम करते हैं, जितनी भी चीज़ें अभी तक हम डिस्कस करके आए हैं इस वीडियो में उसको एक डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूजन भी समझेंगे और डायग्रामेटिक वे से सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, जब आप सेक्शन 136 पढ़ोगे ना तो उसमें आपको मिलेगा कि जब भी कोई पार्टी किसी फैक्ट का एविडेंस देना चाहती है तो जज साहब उससे पूछते हैं कि वकील साहब एक बात बताइए कि जिस पर्टिकुलर फैक्ट का आप एविडेंस देना चाह रहे हो, यानी जिस फैक्ट को आप प्रूव करना चाह रहे हो, तो अगर ये फैक्ट प्रूव हो जाता है तो ये किस मैनर में आपके केस के लिए रेलेवेंट होगा। ठीक है, और अगर जज साहब को लगता है कि ये फैक्ट अगर प्रूव हो जाता है तो ये इस केस के लिए रेलेवेंट होगा, तो कोर्ट क्या करेगी, तो कोर्ट उस फैक्ट को एडमिट कर लेगी। ठीक है, यानी कोर्ट उस फैक्ट पे दिए गए एविडेंस को एडमिट कर लेगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि अगर ये फैक्ट प्रूव भी हो गया तब भी ये केस के लिए रेलेवेंट नहीं होगा, तो जज साहब क्या करेंगे, उस फैक्ट पे दिए गए एविडेंस को डिसअलाउ कर देंगे। ठीक है, तो मान के चलिए पार्टी ने बता दिया कि जज साहब जिस फैक्ट का मैं एविडेंस देना चाह रही हूं अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये केस के लिए इस तरीके से रेलेवेंट होगा। तो जज साहब कहेंगे कि चलो ठीक है, ओके आई अंडरस्टैंड कि दिस इज अ रेलेवेंट फैक्ट, बट यू टेल मी हाउ दिस रेलेवेंट फैक्ट विल गोइंग टू प्रूव और डिसप्रूव योर केस। बात समझ में आई? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जज साहब क्या कहेंगे कि चलो ठीक है मैं समझता हूं कि ये जो है ये रेलेवेंट फैक्ट है, लेकिन आप ये बताइए कि ये रेलेवेंट फैक्ट किस तरीके से आपके केस को प्रूव या डिसप्रूव करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एडमिसिबिलिटी। ओके, यानी the answer of a question as to how a particular relevant fact is going to prove or disprove fact in issue is admissibility. Section 5 read with section 136. कैसे एक पर्टिकुलर रेलेवेंट फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इश्यू को केस में प्रूव या डिसप्रूव करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर किससे डील करता है, एडमिसिबिलिटी से डील करता है। ओके, तो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज करके चलिए ये जज साहब हैं, ये चेयर पे बैठे हैं। ओके, अब यहां पर डेस्क है जिस पे फाइल पड़ी हुई है, लेट्स से फैक्ट इन इशू। ओके, तो देखो पार्टीज का सबसे पहला बैरियर क्या है, जो पार्टीज है उसका सबसे पहला बैरियर क्या है, योर फर्स्ट बैरियर इज
you have to prove that facts you have brought to the court is relevant under section 5 to 55. ठीक है, पहला बैरियर क्या है जी, आपको ये दिखाना होगा कि जिन फैक्ट्स को आप कोर्ट में लेकर आए हो वो 5 से 55 में रेलेवेंट फैक्ट है, यानी वो लीगली रेलेवेंट फैक्ट है. ओके, और अगर आप ये चीज प्रूव कर देते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे. जैसे सपोज करके चलिए, यू ब्रिंग 6 facts to court, and out of these 6 facts only 3 facts pass the test of legal relevancy. ठीक है, आप कोर्ट के आगे 6 फैक्ट्स लेके आते हो और इन 6 फैक्ट्स में से केवल 3 फैक्ट्स ही लीगल रेलेवेंसी टेस्ट को पास करते हैं. डेट इज केवल 3 फैक्ट्स ही ऐसे हैं जो कि 5 से 55 में फॉल कर रहे हैं. ओके, तो मान के चलिए आप यहां पर ये 6 फैक्ट्स लेके आए हो. तो पहला बैरियर क्या था कि आपको ये प्रूव करना है कि जो फैक्ट आप कोर्ट के आगे लेके आ रहे हो वो लीगली रेलेवेंट है, यानी वो 5 से 55 में रेलेवेंट है. तो जब आपने पहला बैरियर पास किया, आपके 6 में से केवल 3 फैक्ट्स ही इस टेस्ट को पास कर पाए, यानी केवल 3 फैक्ट्स ही इस बैरियर को पास कर पाए. ओके, डेट इज रेलेवेंसी के बैरियर को केवल 3 फैक्ट्स ही पास कर पाए. अब आता है जी आपका सेकंड बैरियर. सेकंड बैरियर क्या कहता है जी, नाउ यू विल हैव टू टेल द कोर्ट हाउ दीज 3 फैक्ट्स which have passed the test of legal relevancy are connected to fact in issue. That is, how will it prove or disprove the given fact in issue. यानी अब आपको कोर्ट को यह बताना होगा कि जिन 3 फैक्ट्स ने लीगल रेलेवेंसी के टेस्ट को पास किया है, यानी इस बैरियर को पास किया है, ये तीनों के तीनों फैक्ट जो हैं वो किस तरीके से फैक्ट इन इश्यू से कनेक्टेड हैं. दैट मींस ये तीनों फैक्ट्स किस तरीके से गिवन फैक्ट इन इश्यू को प्रूव या डिसप्रूव कर रहे हैं. ओके, अब सपोज करके चलिए आउट ऑफ दीज 3 फैक्ट्स यू आर ओनली एबल टू प्रूव 1 फैक्ट. ठीक है, आउट ऑफ दीज 3 फैक्ट्स, ये जो 3 फैक्ट्स है ना, इनकी बात कर रहा हूं मैं यहां पर. आउट ऑफ दीज 3 फैक्ट्स यू आर ओनली एबल टू प्रूव 1 फैक्ट. यानी इन 3 फैक्ट्स में से सेकंड बैरियर को केवल एक ही फैक्ट पास कर पाया. सेकंड बैरियर कौन सा है, सेकंड बैरियर इज ऑफ एडमिसिबिलिटी. तो अब केवल ये जो इकलौता रिमेनिंग फैक्ट बचा है, केवल और केवल इसे ही हम एविडेंस ट्रीट करेंगे. ओके, यानी फाइनल फैक्ट जो एविडेंस के तौर पर कोर्ट के आगे पहुंचेगा इस फैक्ट इन इश्यू को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, वो केवल एक ही पहुंचेगा. ठीक है साहब, तो इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझ लेना. एक बार क्रक्स बता देता हूं इसका. इन ऑर्डर टू मेक एनी फैक्ट एविडेंस इन योर केस यू हैव टू पास 2 स्टेजेस. किसी भी केस में किसी पर्टिकुलर फैक्ट को एविडेंस बनाने के लिए आपको 2 स्टेजेस से गुजरना होगा, यानी 2 बैरियर को पार करना पड़ेगा. कौन कौन से, पहला बैरियर कौन सा है, रेलेवेंसी का, यानी पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो फैक्ट मैं कोर्ट के आगे प्रोड्यूस कर रहा हूं ये सेक्शन 5 से 55 में फॉल करता है, यानी ये लीगली रेलेवेंट है. फिर इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको दूसरा टेस्ट कौन सा पास करना पड़ेगा, एडमिसिबिलिटी का. यानी अब आपको कोर्ट को यह दिखाना होगा जो फैक्ट जिसने फर्स्ट बैरियर को पास किया है, यानी रेलेवेंसी के बैरियर को पास किया है, वो गिवन फैक्ट इन इश्यू को किस तरीके से प्रूव या डिसप्रूव कर रहा है. Then only the particular fact will be considered as an evidence for your case. Okay? समझ में आया?
तो इसलिए आप एक चीज याद रखना, नॉट ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स गेट चांस टू बिकम एडमिसिबल। ओके, आई गेस अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। डायग्राम से चीजों को समझना थोड़ा सा आसान रहता है, चीजें बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, केवल ऐसे रूमर्स हैं। जब भी किसी भी चीज को आप थोड़ा सा संयम से समझोगे, डायग्रामेटिक वे से समझोगे, तो वो चीजें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे आप एक बात और कंक्लूड कर सकते हो, कौन सी, कि एनी फैक्ट मियर लीगली रेलेवेंट विल नॉट बिकम एविडेंस। एनी फैक्ट विच इज लीगली रेलेवेंट विल नॉट बिकम एविडेंस। कोई फैक्ट जो लीगली रेलेवेंट है, केवल इस बेस पर हम उसको एविडेंस नहीं बना सकते। वाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू बिकम एविडेंस इट मस्ट बी एडमिसिबल ऑल्सो। यानी किसी भी फैक्ट को एविडेंस बनने के लिए दो स्टेजेस को पास करना पड़ेगा। कौन कौन सी? रेलेवेंसी की और एडमिसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि सपोज करके चलिए बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट तो हैं लेकिन वो एडमिसिबल नहीं है, जैसे प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो इसलिए इन ऑर्डर टू बिकम एविडेंस अ पर्टिकुलर फैक्ट हैज टू पास टू स्टेजेस, रेलेवेंसी एंड ऑफ एडमिसिबिलिटी। और इस एडमिसिबिलिटी को कौन डिसाइड करता है? जज साहब। कहां दे रखा है? अंडर सेक्शन 136। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, इररिलेवेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं? इररिलेवेंट फैक्ट्स कौन से होते हैं? विच इज नॉट कनेक्टेड विद फैक्ट एंड इशू। वो फैक्ट्स जो फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या जज के पास इररिलेवेंट फैक्ट्स पर क्वेश्चन पूछने की पावर है? डू द जज हैज पावर टू क्वेश्चन ऑन इररिलेवेंट फैक्ट्स? क्या जज साहब इररिलेवेंट फैक्ट्स पर पार्टी से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं? आंसर इज यस। कहां गिवन है? सेक्शन 165 में। सेक्शन 165 में क्लियरली स्टेट किया हुआ है कि केस को डिसाइड करने के लिए, केस को एडजुडिकेट करने के लिए कोर्ट किसी भी स्टेज पर किसी भी पार्टी से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकती है, फिर चाहे वो इररिलेवेंट हो या फिर वो रेलेवेंट हो। जब हम आगे सेक्शन 165 रीड करेंगे तब इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंसर इज यस। जज जो है इररिलेवेंट क्वेश्चंस पर भी पार्टी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या जज के पास ये पावर है कि वो इररिलेवेंट फैक्ट्स के बेसिस पर जजमेंट डिलीवर कर सकता है? डू द जज हैव पावर टू गिव जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इररिलेवेंट फैक्ट्स? बताइए। आंसर इज नो। ये कहां गिवन है? प्रोवाइजो 1 में। सेक्शन 165 के प्रोवाइजो 1 में प्लस सीआरपीसी के सेक्शन 298 में। जब हम सेक्शन 165 के प्रोवाइजो 1 को डिस्कस करेंगे तब उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड। कि जो जजमेंट है वो किस पर बेस्ड होगी? रेलेवेंट फैक्ट्स पर जो कि ड्यूली प्रूव किए जा चुके हैं। ओके, तो इसका मतलब ऐसे रेलेवेंट फैक्ट्स जिनको पार्टीज ड्यूली प्रूव नहीं कर पाई हैं, कोर्ट उन पर भी जजमेंट नहीं दे सकती। ओके, अभी इसमें मत जाइए ज्यादा, जब हम सेक्शन 165 डिस्कस करेंगे तब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बस मैंने अभी आपको यहां पर ओवरव्यू दे दिया है। ओके, तो बस आप एक बात याद रखना कि जज साहब इररिलेवेंट फैक्ट्स पर क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन
इररिलेवेंट फैक्ट्स पर जजमेंट को डिलीवर नहीं कर सकते। ओके, अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ये जज साहब बैठे हैं यहां पर, ठीक है, चेयर है। फर्स्ट बैरियर ऑफ रेलेवेंसी, सेकेंड बैरियर ऑफ एडमिसिबिलिटी। क्वेश्चन क्या है जी, बड़े ध्यान से सुनना। एक केस में नार्को एनालिसिस ने एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। किसने दी एक्सपर्ट ओपिनियन? नार्को एनालिसिस ने। ओके, अब आप जानते हुए एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो सेक्शन 45 में रेलेवेंट होती है। ये बेसिक सी चीज है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपको ये चीज नहीं भी मालूम तो जब हम सेक्शन 45 डिस्कस करेंगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, अभी के लिए आप ये समझ के चलिए कि एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो सेक्शन 45 में रेलेवेंट होते हैं। तो इसका मतलब जो पहला बैरियर है कौन सा, लीगल रेलेवेंसी का, वो इसने पास कर दिया, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ नार्को एनालिसिस। बट क्या ये जो ओपिनियन है वो एडमिसिबल भी है? बताइए भाई। एक्सपर्ट ओपिनियन ने पहला जो बैरियर था रेलेवेंसी का वो तो क्लियर कर दिया, इसे तो पार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 5 से 55 में फॉल कर रहा है अंडर सेक्शन 45, तो इसका मतलब ये लीगली रेलेवेंट है। बट क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन नार्को एनालिसिस का जो है ये एडमिसिबल भी है? क्या ये इस टेस्ट को पास कर पाएगा? बताइए। आंसर इज नो। वाई? बिकॉज इट विल हिट बाय आर्टिकल 21। ओके, अभी आर्टिकल 21 से कैसे हिट हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम सेक्शन 45 की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये चीज है कि किसी भी फैक्ट को जज साहब के आगे एविडेंस के तौर पर आने के लिए 2 टेस्ट या 2 बैरियर पास करने होते हैं। कौन कौन से? पहला रेलेवेंसी का बैरियर और दूसरा एडमिसिबिलिटी का बैरियर। अगर वो फैक्ट लीगली रेलेवेंट भी है तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल होगा ही होगा। ठीक है, यानी अगर उसने पहली स्टेज भी क्लियर कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी स्टेज भी क्लियर कर लेगा। दैट इज वन थिंग मे बी रेलेवेंट बट नॉट एडमिसिबल। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि सारे के सारे एडमिसिबल फैक्ट्स वो रेलेवेंट होंगे। भाई कैसे पता लगा? भाई सिंपल सी बात है, जब किसी फैक्ट ने दोनों स्टेज क्लियर कर ली तो इसका मतलब जितने भी फैक्ट्स एडमिसिबल हैं वो रेलेवेंट तो ऑटोमेटिकली होंगे, है ना। भाई रेलेवेंसी से एडमिसिबल की स्टेज पर कोई भी फैक्ट तभी तो पहुंचा जब वो एडमिसिबल था। बात समझ में आ रही है? भाई जब किसी फैक्ट ने रेलेवेंसी की स्टेज को क्लियर करा तभी तो वो एडमिसिबल हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सारे के सारे फैक्ट जो एडमिसिबल है वो रेलेवेंट तो है ही, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी सारे के सारे फैक्ट जो रेलेवेंट है जरूरी नहीं है कि वो एडमिसिबल भी हो। ठीक है, तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको कोई डाउट हो, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नीदर सिनोनिम्स नॉर कोएक्सटेंसिव इलस्ट्रेट। All admissible evidence is relevant, but all relevant evidence is not necessarily admissible. Comment. All admissible evidence is relevant, but not vice versa. Discuss.
तो देखो ये तीनों ही क्वेश्चंस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है बेसिकली, बस बात घुमा फिरा के पूछी गई है आपसे। ये जो क्वेश्चन है ये हर स्टेट के क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हुआ है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए कमेंट करके इसका आंसर बताइए मेरे को आप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की। स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ये है मेरा QR कोड, आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं। और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा, बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। जय हिंद, जय भारत।